पर एक हाथ रख दिया गया जब वो टेलीपोर्टेशन के बीच में थी। आखिरकार मैंने आपको पकड़ ही लिया। वो आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही थी और शिरीन आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। वो उसी क्षण वहां से टेलीपोर्ट नहीं कर सकी। उसने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और उसने देखा कि बैंगनी बागे में एक लंबा सा आदमी था जिसके पीछे की तरफ किए हुए बहुत से लंबे बाल थे। उनका हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। हालांकि उस व्यक्ति ने उसके कंधे पर अधिक बल नहीं डाला था, फिर भी उस वक्त शिरीन अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक करने में असमर्थ थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी थे। क्या क्या वो भी टेलीपोर्ट करना जानते थे और वो यहाँ क्यों आए थे? शिरीन ने अपनी मुट्ठी आस्तीन के अंदर कस ली थी। शिरीन ने अपनी आभा को बदल लिया था, खोजी यंत्र को भी धो लिया था और यहाँ तक कि उसने भेष भी बदल रखा था। तो फिर आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उसे कैसे इतनी आसानी से खोज लिया? कितनी बदसूरत लग रही हो तुम बहुत हास्यास्पद भी लग रही हो। महान मालिक ने उसके मोटे शरीर और मुच्छों को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक प्रकाश की किरण फेंक दी। एक क्षण बाद वो प्रकाश जा चुका था। शिरीन अभी भी उस मोटे गोलकार अमीर आदमी के रूप में थी, लेकिन उसकी मूछें हट चुकी थी। महान मालिक बिल्कुल अवाक और निराश थे। उन्होंने उसके चेहरे की ओर इशारा किया और पूछा, तुम्हारे चेहरे पर यह सब क्या है? वो प्रकाश बदले हुए भेष को दूर कर देने या धोने में सक्षम था, लेकिन वो उस समय बिल्कुल भी प्रभावी साबित नहीं हुआ। शिरीन गुस्से से पागल हो गई थी और उसने जवाब दिया, ये मेरा स्वाभाविक चेहरा है। आप कौन हैं और आप मेरी गाड़ी पर क्या कर रहे हैं? उत्तर दो मुझे। महल मालिक ने शिरीन को उसकी बात भी पूरी नहीं करने दी थी। अचानक उसके होठों पर एक उंगली दबा दी गई थी। शिरीन ये देखकर फिर से दंग रह गई। उसने उसकी उंगली से बचने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में गलती से उसकी एक आत्मिक बिंदु को दबा दिया था, जिस कारणवश वो उनकी उंगली स्थानांतरित करने में असमर्थ साबित हुई थी। हल्की खुशबू के साथ उनकी उंगली अभी भी उसके होठों पर थी। वो खुशबू किसी के दिल को लुभाने के लिए काफी थी। सौभाग्य से वो आत्मीय बिंदु को दबाने के बाद अपनी उंगली को उससे दूर ले गए, अन्यथा वो निश्चित रूप से उन्हें हल्का सा काट लेती। उनकी उंगली घूमकर उसके पूरे चेहरे को तलाश कर रही थी। उसकी त्वचा पर लगी हुई सामग्री काफी ज्यादा पतली थी। वो अभी भी उनकी उंगली को महसूस कर सकती थी और यहाँ तक कि वो ये भी महसूस करती थी कि वो उंगली उसके चेहरे पर कहाँ कहाँ छू रही है। वो बिल्कुल असली त्वचा की तरह लग रही थी। उनकी उंगली अवर्णी प्रेम के साथ उसके चेहरे पर नृत्य कर रही थी। ये पहली बार था जब शिरीन को किसी ने इस तरह छुआ था। वो उनकी उंगली को ऐसे अपने चेहरे पर महसूस नहीं कर सकती थी और इसी कारणवश वो पूरी तरह गुस्से से कांप गई। चले जाओ यहाँ से आप, वो अपनी असली आवाज में जोर से चिल्लाई। महल मालिक ने उसे देखा और कहा, आखिरकार आप अपनी खुद की आवाज का उपयोग करने के लिए तैयार हो गई। शिरीन ने इसे अब और छुपाना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को पहले से ही पता था कि वो कौन है। उसने उनकी ओर देखा और कहा, अभी तक एक दिन नहीं बीता है और आप मुझे खोजने के लिए आत्मशक्ति का उपयोग भी करने लग पड़े हैं। आप सच में एक यम की तरह हैं। आपको एक लंगड़े में बदल जाने से डर नहीं लगता? क्या मेरा जादू सचमुच काम कर गया था? महल मालिक ने हंसते हुए उसका सर थपथपाया और कहा, नहीं लड़की, अगर मैं एक लंगड़ा बन जाऊंगा तो वो तुम्हारी बदकिस्मती होगी, मेरी नहीं। बेशक तुम अपने हुनर के साथ आसानी से अंधेरे जंगल से भागने में पूरी तरह से सक्षम होगी। वो उसे ले जाने के लिए आगे बढ़े और कहा, अब तो मेरे पीछे आओ। वो उसे गाड़ी से बाहर ले गए। गाड़ी चालक ने एक और यादगार दृश्य देख लिया था। सुंदर और आकर्षक आकाशी ऋषि व्यास साहू जी एक मोटे गोल अमीर आदमी को गाड़ी से बाहर ले जा रहे थे। घटना का गवाह बनने पर गाड़ी चालक और उसके अधीनस्थ दोनों स्तब्ध रह गए थे। हालांकि वो लोग काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, लेकिन उन्हें अपने चेहरे के भाव छुपाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। महल मालिक और उनके शिष्य वहां से दूर चले गए और उस बड़ी घोड़ा गाड़ी को उन्होंने सड़क के केंद्र में ही छोड़ दिया था। महल मालिक द्वारा की गई कार्यवाही बहुत ही ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि वो बड़ी गाड़ी को साफ साफ देख पाते, उन्होंने उससे पहले ही शिरीन को वहां से भगा लिया था और फिर उन्होंने उस पर एक नरम तकिया फेंक दिया था और वो लगभग 4 बार लुढ़काई गई थी। चलो चलते हैं यहाँ से, महल मालिक ने आदेश दिया। उनके अधीनस्थ ने पूछा, ऋषिवर, क्या हमें इस गाड़ी चालक को मारने की आवश्यकता है? शिरीन को एक झटका सा लगा। वो जानती थी कि वो लोग घटना स्थल पर मौजूद सभी को मारने वाले थे। नहीं,
इस सब की कोई जरूरत नहीं है, महल मालिक ने उत्तर दिया। घोड़ा गाड़ी चलाने वाले उस व्यक्ति ने एक साथ एक के बाद कई गाड़ियों को उड़ते हुए देखा और सबसे अंत में एक स्वर्ण गाड़ी उड़ी थी। वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था और वो अभी भी जमीन पर घुटने टेक कर बैठा हुआ था। उस गाड़ी चालक के सामने कोई खड़ा था। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और एक युवक को वहां खड़ा देखा। ये युवक आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के अधीनस्थों में से एक था। गाड़ी चालक घबरा गया। वो जल्दी से उसे प्रणाम करने लगा और बोला, मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, सच्ची। इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाता, उसका शरीर अकड़ गया और उसका मुंह अपने आप खुल गया। एक गोली उसके गले के नीचे भेज दी गई। एक क्षण बाद युवक ने अपनी टोली को जल्दी से पकड़ने के लिए एक ऊंची छलांग लगा दी। गाड़ी चालक अब भी घुटने टेक कर बैठा हुआ था। उसने अपने सर को खरोचते हुए अपने बाएं और दाएं दोनों ओर देखा। क्या ये अजीब सी बात है, वो यहाँ घुटने क्यों टेक रहा था? क्या हुआ था यहाँ अभी? ओए, तुम यहाँ घुटने क्यों टेक रहे हो? एक और गाड़ी थी जो पीछे से वहां आई थी। वो आदमी भी उसी उद्योग में पहले गाड़ी चालक का दोस्त था। जमीन से उठते हुए गाड़ी का चालक अपना सर खुजला रहा था। उसे इस घटना के बारे में या पहले का कुछ भी याद नहीं था। वो एक शानदार गाड़ी थी जिसमें कई चमकदार मोती लगे हुए थे, जिस कारण वो गाड़ी थोड़ी सी चमकदार दिख रही थी। शिरीन गद्दी पर सतर्क रूप से लेटी हुई थी। उसका शरीर गठीला हो चुका था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी अपने हाथों से अपनी ठुड्डी को समर्थन दे रहे थे। वो कुछ सोच रहे थे, लेकिन बाद में वो एक डब्बा खोलने के लिए घूम गए। उस डब्बे के अंदर एक चाकू, कैंची, बड़ी चिमटी की एक जोड़ी और एक छोटा सा हथौड़ा पड़ा हुआ था। उनमें से प्रत्येक चीज काफी तीखी दिख रही थी और ये सारे के सारे चिकित्सक उपकरणों के समान दिख रहे थे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शिरीन अपने शरीर को मोड़ के बुलाते हुए सीधी होकर बैठ गई। महल मालिक अपने हाथ में एक कैंची को घुमा रहे थे और उन्होंने अचानक से उसकी ओर इशारा किया। वो सोच रहे थे कि उन्हें उस पर कहां से प्रहार करना चाहिए। आप खुद को छिपाने वाली तकनीकों में इतने प्रतिभावान हैं कि मैं आपकी त्वचा को काट देना चाहता हूँ, ताकि जो कुछ भी नीचे की ओर हो वो मुझे दिख जाए। वो उठ खड़े हुए और उसके करीब जाने की कोशिश करने लगे। नहीं, रुकिए, मैं खुद करूंगी। शिरीन उन्हें कभी खुद को दोबारा छूने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो शायद उसके चेहरे पर एक कट लगा सकते थे। चिंता मत करो, मैं काफी सावधानी से काम करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरी बात होगी? मैं आपके चेहरे पर केवल एक छोटा सा घाव या खरोंच लगा दूंगा। इसके अलावा मेरे पास उस खरोंच को ठीक करने के लिए दवा भी है। महल मालिक उसके चेहरे पर एक चुटकी काटना चाहते थे। यदि उसके आत्मीय बिंदु को दबाया नहीं गया होता तो अब तक शिरीन ने उन्हें एक लात मार दी होती। फिलहाल वो केवल शांत रह सकती थी और कोई समाधान निकाल सकती थी। नहीं, रुकिए, आप मेरी त्वचा को नहीं काट सकते। ऐसा क्यों है? महल मालिक ने उसे धैर्यपूर्वक देखा और उससे सवाल किया, फिर क्या हमें इसे धोना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा विचार नहीं है। क्या आप उसे उस झील के पानी में नहीं धोती हैं? शिरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत किया। अब उसे अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए केवल अपने चेहरे के भेस को हटाने की जरूरत थी और अपने गुप्त नुस्खे को प्रकट करने की भी। वो बोल पड़ी, आप अपने अधीनस्थों से कुछ सिरका, एक नींबू और गर्म पानी तैयार करने के लिए कहें। मैं इसे खुद से धोऊंगी। उसने कुछ और चीजें भी सूचीबद्ध कर ली। महल मालिक ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप खुद को मसालों से ढककर खुद को एक बारी पकाने जा रही हैं? शिरीन ने अपनी असंतुष्टि दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह मोड़ लिया और बोली, केवल ये चीजें ही मेरे चेहरे पर मौजूद भेस को हटा सकती थी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। महल मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन ये चीजें आपके शरीर पर असर करेंगी क्या? उन्होंने उसके मोटे गोल शरीर पर एक नजर डाली और कहा, आपने अंदर कितने सूती वस्त्र पहन रखे हैं? क्या आप इन्हें पहनकर होने वाली चकत्तों से डरती नहीं है? क्या आपको इन्हें उतारने में कोई मदद करने वाला चाहिए? तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। शिरीन ये सुनकर काफी परेशान हो गई और बोली, मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। मुझे इन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने आप को वास्तव में मोटा दिखाने के लिए अपने शरीर का पूरा भेस बदल दिया था। उसके पेट पर वसा की एक वास्तविक परत लगी हुई थी, जबकि उस वसा को हटाना और भी ज्यादा कठिन था। उसे स्नान करने के लिए कुछ खास सामग्रियों की आवश्यकता थी। हालांकि वो गाड़ी काफी बड़ी थी, लेकिन ये एक छोटे तालाब को अपने अंदर नहीं समा सकती थी। इसके अलावा वो नग्न नहीं होना चाहती थी और न ही वो महल मालिक के सामने स्नान करना चाहती थी। महल मालिक ने अपने मातहतों को जल्दी से उन सामग्रियों को तैयार करने और शिरीन की फिर से जांच करने के लिए कहा। आप वास्तव में ठीक महसूस कर रही हैं ना? हाँ, मुझे उल्टा काफी ठंड लग रही है। मेरे चेहरे को देखिए, मुझे पसीना भी नहीं आ रहा है, शिरीन ने जोर से कहा।
महल मालिक काफी आसान स्वभाव वाले व्यक्ति थे, इसीलिए वो बोल पड़े, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिरीन ने काफी राहत महसूस की। वो उतने पागल भी नहीं थे जितने उसे लगते थे। ये सब की उसने कल्पना भी नहीं की थी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यद्यपि गाड़ी में एक खिड़की थी, लेकिन वो तकिए पर लेटी हुई थी। वो केवल बादलों को देख सकती थी। जाहिर है गाड़ी आसमान में ऊंची उड़ रही थी। खुला स्वप्न मैदान, महल मालिक ने कहा। शिरीन दंग रह गई और बोली, मुझे लगा था कि आपने मुझे 3 दिन की तैयारी करने की अवधि देने का वादा किया है। वो केवल आपके भागने की कोशिश की स्थिति पर निर्भर करता था, लेकिन अफसोस आपने मुझे जहर भी दिया था, महल मालिक ने कहा। लेकिन लेकिन मैं असफल रही ना? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? आपकी बात पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आप एक आकाशीय ऋषिवर हैं और बच्चों के साथ इतना उद्यम मचाना आपको शोभा नहीं देता। नहीं, आप पूरी तरह से सफल हुई हैं, महल मालिक ने धीरे से जवाब दिया। मुझे जहर दिया गया था, लेकिन हम केवल इस बात की पुष्टि शादी करने के बाद ही कर सकते हैं कि मैं सुरक्षित रहूंगा या नहीं। शिरीन कुछ देर चुप रही। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, महल मालिक, मुझे लगता है कि हमें बैठकर बात करने की आवश्यकता है। महल मालिक ने उसे देखा और कहा, हर किसी को मुझे महल मालिक कहकर संबोधित करने की अनुमति नहीं है। क्या आप ये बात जानती हैं? मुझे ऐसे संबोधित करने के लिए सबसे पहले आपको या तो मेरे अधीनस्थ होना चाहिए, दूसरे या तो आपको मेरा दोस्त होना चाहिए, या आपको अंत में मेरी पत्नी होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस नाम से संबोधित करने की अनुमति सिर्फ इन्हीं 3 लोगों को मिली हुई है। तो आप इन तीनों में से मेरी क्या लगती हैं? शिरीन पूरी तरह से आबाक थी। वो उनकी अधीनस्थ तो नहीं थी, ना ही वो कोई सहेली थी, और निश्चित रूप से वो उनकी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोबारा बोली, चलिए छोड़िए, महान आकाशीय ऋषिवर, हमारे पास 2 आकाशीय ऋषि हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किसे बुला रही हैं? शिरीन उनके ऐसे तुच्छ मामलों के बारे में बहस नहीं करना चाहती थी। वो फिर से बोली, ठीक है आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी, हर कोई मुझे इस तरह से संबोधित करता रहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि आप उन सबके बराबर हैं? शिरीन परेशान और आवाक हो चुकी थी। क्या वो अच्छी तरह से उसके साथ बात भी नहीं कर सकते थे? उसने उससे सवाल किया, तो फिर मैं आपको क्या कहकर संबोधित करूं? महल मालिक ने अपने पैर ऊपर खींच लिए और कहा, लड़की, तुम्हें खुद ही इसका पता लगाना होगा। शिरीन ने इशारा किया और पूछा, ठीक है, आप मुझे ऐसे लड़की लड़की क्यों कहते रहते हैं? वो अब कई बार ऐसे लड़की लड़की बुला चुके थे। उसने पहले इस बात की परवाह नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले वो अपनी महान भागने की योजना महान बनाने में काफी ज्यादा व्यस्त थी। महल मालिक ने उसकी ओर देखा और कहा, कई साल पहले मैं जब एक दौरे पर था, तब वहां पहली बार मैंने आपको देखा था और आपसे मिला था। तब आप बहुत छोटी थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ से उसका आकार बताने की कोशिश की। मैंने उस समय आपको पहली बार लड़की कह दिया था। उन्होंने कहा, समय कितनी तेजी से बीत जाता है, इसका पता भी नहीं लगता, और आप अब कितनी बड़ी हो गई हैं। शिरीन बिल्कुल चुप रही। उसे आखिरकार समझ आ गया था और उसे अब उन्हें संबोधित करने का एक तरीका मिल गया था। केवल अब जाकर मुझे पता लगा है कि आप मुझे बढ़ते हुए देख रहे थे। तो फिर क्या मुझे आपको चाचा व्यास के रूप में संबोधित करना चाहिए? महल मालिक चौंक गए और उन्होंने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए पूछा, ये क्या बोल रही हो तुम? ओह, क्या ये आपको पर्याप्त रूप से सम्मानजनक नहीं लग रहा है? शिरीन ने उन्हें छेड़ा, दादाजी व्यास जी, आपके लिए ये नाम कैसा रहेगा? महल मालिक ये सुनकर अवाक थे। शिरीन को उन्हें इस तरह के सम्मानजनक शीर्षक के साथ संबोधित करने के लिए अब एक उच्च कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। महल मालिक ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ फेरा और कहा, कितना अच्छा शीर्षक है। शिरीन ने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा कर रखा हो। वास्तव में उसकी सोच बिल्कुल सटीक थी। महल मालिक ने कहा, खुले स्वप्न मैदान की इस ओर तेजी से बढ़ो, जल्दी करो, तेज चलाओ इस गाड़ी को थोड़ा। हाँ जी ऋषिवर, गाड़ी चालक ने जवाब दिया और उसने गाड़ी को तेज कर दिया। गाड़ी चालक के अचानक तेज हो जाने से गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी थी और काफी अस्थिर हो गई थी। शिरीन के आत्मिक बिंदु को दबा दिया गया था, जिस कारणवश उसे अपने शारीरिक समन्वय पर नियंत्रण खो देना पड़ा। वो एक गेंद की तरह घूम रही थी और वो गाड़ी में चारों ओर लुढ़क रही थी। सौभाग्य से गाड़ी में लगे तकिए काफी ज्यादा नरम थे। शिरीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कहां कहां टकरा रही है, लेकिन उसकी आंखें धुंधली होने लगी और उसे चक्कर आ रहे थे।
उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस घूमने फिरने के कारण बहुत ज्यादा थक जाएगी और गाड़ी के अंदर का मौसम भी बढ़ जाएगा, या फिर गाड़ी सच में गर्म हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब वो बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस कर रही थी। वो इतना ज्यादा गर्म महसूस कर रही थी कि अब उससे ये गर्मी सहन नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि वो गर्मी के बुखार से पीड़ित होने वाली है, लेकिन वो अपने शरीर पर लगी कृत्रिम वसा की परत से छुटकारा नहीं पा सकती थी। उसका खून अंदर तक पूरा उबल रहा था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विस्फोट होने वाली है। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी अभी भी वहां आराम से बैठे हुए थे और वो अपनी पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। कई बार ऐसा भी हुआ था जब शिरीन उनके पैरों पर लुढ़कती हुई आ गई थी, फिर भी वो परेशान नहीं हुए। जो लोग गर्मी महसूस करते थे वो स्वाभाविक रूप से एक ठंडी जगह की ओर आकर्षित होते हैं। जब वो महल मालिक के पास चली गई तो शिरीन को सर्दी महसूस हो रही थी। उसके लिए वहां जाकर बेहतर महसूस करना ही सबसे अच्छा तरीका था। उनके पैरों को गले लगाना ही अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक तो ये चीज उसे खुद को स्थिर करने में मदद करेगा और दूसरा वो खुद को शांत रख सकेगी। शायद उच्च तापमान के कारण उसका रक्त परिसंचरण बढ़ गया था, क्योंकि उसके आत्मीय बिंदुओं में से एक स्वचालित रूप से खुल गया था। हालांकि उससे वो अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हुई थी, लेकिन उसकी बाहें हिलने के लिए आजाद थी। वो चाहती तो अपने बाजुओं को हिला सकती थी। हालांकि वो जानती थी कि उन्हें गले लगाना काफी शर्मनाक एहसास है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरे अहंकार की लागत कितनी ही होगी, कम से कम वो मेरे जीवन से अधिक कीमती तो नहीं हो सकती। ऋषिवर के पैर भी कुछ खराब नहीं थे। जब तक वो उसे बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकते थे, तब तक वो उन्हें गले लगा सकती थी, भले ही फिर वो पैर सुअर के क्यों ना होते। इसीलिए जब वो फिर से अपने पैरों के पास गई तो वो उन पर लेट गई और उसने जल्दी से उनमें से एक को गले लगा लिया। महल मालिक उसकी इस हरकत से दंग रह गए और उन्होंने उसकी ओर देखा। शिरीन ने भी अपना सर उठाया और जवाब में उनकी तरफ देखा। उसका मोटा गोल चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था, क्योंकि उसने लोगों को रोकने के लिए अपने चेहरे पर कुछ नकली दाने और निशान भी डाल रखे थे। लेकिन उसी क्षण पसीने से उसका श्रृंगार बर्बाद हो गया था। महल मालिक ने अपनी टकटकी हटाई, जैसे कि वो कुछ करने जा रहे हो। हालांकि उन्होंने खुद को शांत किया और कहा, शिरीन, मैं तुमसे बड़ा हूँ। पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए। क्या आप अपने इस दुर्व्यवहार के लिए दंडित होने से डरती नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिरीन शायद आगे पीछे घूमने से बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसने अवचेतन रूप से कहा, मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी एक बर्फ के खंबे को गले लगाकर बैठी हूँ। महल मालिक अब बहुत ज्यादा भड़क चुके थे और वो काफी हैरान हो चुके थे। उन्होंने शिरीन को खुद से दूर धकेल दिया और उसके बाद से शिरीन दोबारा उनके पास नहीं जा सकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनके चारों ओर पारदर्शी बल की एक परत बन चुकी थी, क्योंकि जब वो उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी तो वो परत उसे बार बार हटाकर दूर फेंक रही थी। दूसरी ओर वो गाड़ी रेगिस्तान की तरह गर्म हो चुकी थी और वो भुने हुए सुअर के मांस के समान महसूस कर रही थी। अंत में वो बेहोश हो गई। गाड़ी में तापमान अपने सामान्य स्तर पर लौट आया था। एक सफेद रुमाल उसके पसीने को सोखने के लिए शिरीन के चेहरे पर घूम रहा था। महल मालिक वास्तव में उसका चेहरा पोंछ रहे थे। उसकी टोपी उसके सर से उतर चुकी थी और उसके सारे लंबे बाल तकिए पर खुले पड़े थे। उसके शरीर की एकमात्र चीज जो अभी भी मूल रूप जैसी दिख रही थी वो थे उसके बाल। हालांकि ये गीले और पसीने से तर थे। उन्होंने देखा कि वो एक नदी के आकार के सामान पड़े हुए थे। महल मालिक ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर हल्के से उसके शरीर पर पहनाई हुई उसके आस्तीन को खींच दिया। जाहिर तौर पर उसके पसीने से तर होने के कारण उसकी चमड़ी भीगी और साफ हो चुकी थी, लेकिन उसका भेस अभी भी सही सलामत था। वो शायद एक अचंभे में थे और अवचेतन रूप से उन्होंने उसके परिधान को थोड़ा खोल दिया था। फिलहाल उन्होंने इसे व्यापक रूप से खोल दिया था और उन्होंने एक सफेद क्षेत्र को उजागर कर दिया था। शुरू में महल मालिक उसकी ओर देखने से बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने उसके शरीर पर वापस टकटकी लगाई और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल उसके परिधान को खुला छोड़ दिया, बल्कि इसे व्यापक रूप से ऊपर भी कर दिया। वो आखिरकार पूर्ण दृश्य प्राप्त कर चुके थे। वो एक काफी बढ़िया विशेषज्ञ थी। वो बिल्कुल असली त्वचा जैसा दिखता था। ये उस नरवसा से एक असली तरह की त्वचा की तरह दिख रही थी। वो त्वचा बिल्कुल नरम और निष्पक्ष थी। वो उस नकली त्वचा को अब छीलना चाहते थे। कितनी निराशा की बात है ये। उन्होंने इशारा किया और वो उसके बागे के नीचे की ओर तलाश करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने खुद को नियंत्रित किया।
वो उसे ले गए और उसे उसकी आस्तीन खोलने से पहले तकिए पर लेट जाने दिया। मोटा हाथ तो देखो, वो मोटा और निष्पक्ष था और उसे अभी भी पसीना आ रहा था। वो बेहद जिज्ञासु हो रहे थे। उन्होंने उसकी बाह पर चूंटी काटी। ये सब इतना वास्तविक लग रहा था कि ये विस्मयकारी भेज तकनीक ने उन्हें काफी खुश किया था। यहाँ तक कि वो खुद भी इसे इतना वास्तविक बनाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यदि वो शिरीन को खोजने के लिए खास विधि का उपयोग नहीं करते तो वो उसे अनदेखा ही कर देते। उसने ये कहाँ सीखा है आखिरकार, और वो इतनी पेशेवर कैसे इन चीजों में? उसने अपने शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा था। उन्हें यह भी संदेह था कि शायद शिरीन ने नीचे की ओर एक कृत्रिम पुरुष टांगे भी लगा रखी थी। उन्होंने अवचेतन रूप से उसकी टांगों वाले क्षेत्र को देखा। हालांकि वो कपड़ों की इतनी परतों के साथ लिपटा हुआ था कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने जल्दी से उसकी टांगों वाले इलाके पर एक स्पर्श अपने हाथों को हिलाकर कर लिया और तुरंत उन्होंने अपना हाथ हटा दिया। वो राहत महसूस करते हुए बाहर निकल गए। सौभाग्य से उसके पास लड़कों वाली टांगे नहीं थी। उन्होंने उसके चेहरे को छुआ और आह भरते हुए कहा, लड़की, तुम इतनी खास कैसे हो? तुम आखिरकार हो कौन? दृढ़ पत्थर कंगन अचानक से एक बार चमक उठा और महल मालिक ने तुरंत कंगन पर दस्तक दी और उसकी चमक तुरंत चली गई। वो उसकी कलाई के चारों ओर लिपटी एक मृत कंगन की तरह दिख रहा था। महल मालिक संतुष्ट थे और वो उसकी कृत्रिम त्वचा की जांच जारी रख रहे थे। त्वरण के कारण वो गाड़ी काफी अस्थिर थी। महल मालिक ने गाड़ी की दीवार पर दस्तक दी और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं हो रहे हो? तुम बहुत तेज चला रहे हो। गाड़ी चालक आवाक था। वो महल मालिक ही थे जिन्होंने उसे अभी गाड़ी तेज चलाने को कहा था। उन ऋषिवर का आदेश एक राजा के आदेश जितना वजनदार होता था। नहीं, ये एक राजा के आदेश से भी अधिक महत्वपूर्ण होता था। इसलिए युवा गाड़ी चालक धीमा हो गया। क्योंकि आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी इस समय एक घोड़ा गाड़ी की टोली के साथ थे। दूसरी घोड़ा गाड़ियां जो कि उनके पीछे चल रही थी वो भी धीमी हो गई थी। उनके मालिक के अभी अभी दिए गए हुक्म ने उन्हें घबराहट से बेदम कर दिया था। जब उन्हें आखिरकार राहत की सांस मिली तो उन्होंने जल्दी से खुद को शांत कर लिया ताकि वो अपने मालिक की बात को समझ सकें, और तो और उनके मालिक उन्हें मूर्ख ना समझे, जो कहलाना उन्हें साफ तौर पर पसंद नहीं था। महल मालिक, हमने एक और खोजी पक्षी को पकड़ा है, किसी ने महल मालिक को सूचना दी जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। पुराने नियमों का ही पालन करें और इसे भी भून दें, महल मालिक ने सख्ती से कहा। युवा शिष्य बाहर खड़ा था। वो बोला, ठीक है, जैसा आप कहें मालिक। उसने संघर्षरत पक्षी को देखा तो उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। वो खोजी पक्षी बहुत दुर्लभ था और प्रत्येक पक्षी की कीमत लाखों सोने की मोहरी थी। इसके अलावा वो मौर्य कबीले द्वारा गोपनीयता के लिए शपथ विधि के साथ पाली गई थी, इसलिए उनका मूल्य निर्धारण और भी अधिक असंभव था। बहरहाल आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने पहले ही आधे दिन से भी कम समय में इससे पहले 3 पक्षियों को भूनने का आदेश दिया था। हालांकि वो पक्षी का स्वाद काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्हें मारना बेकार था। मालिक, क्या हम मूल योजना के साथ ही जाने वाले हैं? हमें फिर से ढूंढा जा रहा है और हमारा पीछा किया जा रहा है। कोई फिर से खबर करने मालिक के पास आया। वो आदमी कितना दूर है? वो लगभग 500 मीटर दूर है हमसे। ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति खुद को इतनी देर से छिपा ही रहा था, खबर करने वाले ने कहा। और आपको इसका एहसास तब हुआ जब वो इस हद तक हमारे पास पहुंच गया है। क्या आपकी चील की आंखें खराब हो चुकी हैं? महल मालिक ने काफी ठंडे स्वरों के साथ उस युवक को फटकारा। खबर करने वाले युवाओं ने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की और बस वो उस गोल मटोल आदमी को देखते रहे। उस युवक के कंधे पर एक सुनहरे मोटे बालों वाला चील बैठा था जो महल मालिक की बात सुनकर चौंक गया था और अपने सर पर पंख रगड़ रहा था। उसे डर था कहीं उसे भून ना दिया जाए। सुनो, गाड़ी में से एक बड़ी बेल्ट निकाली गई। इस बेल्ट को 12 टुकड़ों में काटो और उन्हें 12 अलग अलग गाड़ियों में डालो और उन्हें 12 अलग अलग दिशाओं में भेज दो। युवाओं ने बेल्ट प्राप्त कर ली, मगर उन्होंने अपने मालिक के हाथ उस सुअर जैसे मोटे आदमी के ऊपर पड़े हुए देखे। वो आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने महल मालिक से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की और वो तुरंत उनके आदेश के अनुसार काम करने लगे। आकाशी ऋषिवर अपने अनुयायियों को उनके द्वारा की गई कोई भी हरकत समझाना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा वो वैसे भी उनके आदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद जल्दी से काम पर लग जाते थे। वो इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी वो कौन सा व्यक्ति है जिसे पकड़ना चाहते थे,
लेकिन जब उन्होंने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को उस गेंद की तरह वसायुक्त फुहार निकालते मोटे व्यक्ति के साथ देखा तो हर कोई चौंक गया था, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को उनके पास आने वाले लोग पसंद नहीं थे। यहाँ तक कि एक परी जैसी सुंदर लड़की भी उनके 3 फीट से ज्यादा करीब नहीं जा सकती थी। उनके अनुयायियों को लगता था उनके स्वामी अमर हैं, इसीलिए वो किसी बात से नहीं डरते, किसी के भी करीब नहीं आते और किसी से भी भावनात्मक मुद्दे शामिल नहीं करते। वो अकेले हैं और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी हैं। बाद में उन्होंने सुना कि वो शिरीन को महल से बाहर ले गए थे और वो भी उसका हाथ पकड़कर। हालांकि उनके हाथों के बीच में एक कपड़े की परत थी, लेकिन उनके अनुयायी ये बात जानकर बहुत हैरान थे कि उनके स्वामी लोगों के इतना करीब कैसे आ रहे हैं। शिरीन के अचानक गायब हो जाने के बाद उन्हें दया का एहसास हुआ था, क्योंकि उन्हें उन दोनों के हाथ मिलाकर चलने से लगा था कि शिरीन ऐसी व्यक्ति है जो उनके महल के करीब जाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो भी वहां से गायब हो गई थी। बहरहाल उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार वो शिरीन के बारे में पहले से जानते थे कि वो हाल ही में एक जानी मानी हस्ती बनी है, लेकिन वो काफी बदसूरत थी और वो 12वें राजकुमार की मंगेतर थी, इसीलिए ऐसा व्यक्ति उनके स्वामी से मेल नहीं खा सकता था। यहाँ तक कि अगर उनके स्वामी उससे प्यार में भी पड़ जाएं तो भी वो उसके जितनी एक युवा लड़की से इस चीज का इजहार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उस बदसूरत लड़की का हाथ पकड़ लिया था तब भी उन्हें बुलाया नहीं जा सका था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने मालिक को एक बदसूरत गेंद की तरह गोल मटोल आदमी के साथ उस समय देखा था और वो सभी हैरानी से पीड़ित हो चुके थे। लोगों ने अपने शांत दिमागों को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो अपने भीतर विभिन्न धारणाएं पहले से ही बना चुके थे। सारे अनुयायियों को आश्चर्य हो रहा था कि कहीं महल मालिक जी समलैंगिक तो नहीं थे। अगर ऐसा नहीं था तो वो उस मोटे से आदमी को अपने साथ ले जाने वाली बात को कैसे सही ठहरा सकते थे, और वो भी तब जब वो एक साथ उस गाड़ी में बैठा हुआ है। अनुयायी ये भी सोच रहे थे कि क्या महल मालिक जी समलैंगिक थे, क्या वो इसीलिए उस मोटे आदमी को अपने साथ ले जा रहे थे, और वो भी अपने साथ अपनी ही बग्गी में उसके साथ बैठकर। जब उन्होंने उस मोटी सी बेल्ट को बाहर फेंकते हुए देखा तो वो गंभीर रूप से आश्चर्यचकित हो गए। क्या वो सच में समलैंगिक थे? उनके अनुयायियों ने मन ही मन सोचा, अरे महल मालिक तो वास्तव में समलैंगिक निकले। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके अनुयायियों को वास्तव में कुछ नहीं पता था कि वो समलैंगिक है या नहीं। वो तो बस उनके लड़की जैसे सौंदर्य मानक को देखकर वास्तव में थोड़ा अजीब महसूस करते थे। क्या उन्होंने उस मोटे को अपने साथ इसीलिए रखा था क्योंकि महल मालिक को उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने शारीरिक मानक में विविधता उसकी काफी पसंद की थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के पास 16 गाड़ियां थी। उनके अनुयायी काफी अत्यधिक कुशल थे। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने 12 गाड़ियां एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं में फैला दी। जब वो सारी तेजी से यात्रा कर रही थी तो उनमें से एक गाड़ी अचानक से भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे वैगन में एक अतिरिक्त व्यक्ति आ गया था। गाड़ी चालक हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की आवाज उसके कानों में निर्देशित की गई, पीछे मत मुड़ना, बस व्यवस्थित मार्ग के अनुसार अपना कूच जारी रखना, गाड़ी में व्यक्ति को सुरक्षित रखना और स्थिर रूप से गाड़ी चलाना ताकि इस गाड़ी के चलने से वो घायल ना हो पाए। वो अनुयायी थोड़ा हैरान रहा। ऐसा लग रहा था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उस मोटे व्यक्ति को उस अनुयायी की गाड़ी में स्थानांतरित कर चुके थे। उसने निश्चित रूप से आकाशी गुरु के आदेश के अनुसार चलने का सोचा, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। उसने चाबुक मारा ताकि उसकी गाड़ी आगे बढ़ती रहे खुले स्वप्न मैदान की दिशा में। अभी उन्होंने सिर्फ 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी कि वहां एक जोर की बिजली चमकी और उन्होंने एक व्यक्ति को सफेद हंस पर सवार होकर उनकी ओर आते देखा। उस हंस ने उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। अनुयायी काफी ज्यादा चौंक गया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मौर्य कबीले के अधिपति बड़े मौर्य संत जी थे। वो उनके आकाशी गुरु के समान ही प्रसिद्ध थे और उनकी युद्ध कला भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन उनकी ऐसे किसी के रास्ता रोकने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? गाड़ी में कौन है? संत जी ने सीधा सीधा सवाल किया। अनुयायी को एक बुरा सा एहसास होने लगा, क्योंकि बड़े मौर्य संत जी गाड़ी में बड़े व्यक्ति को वहां लेकर आए थे और आकाशी गुरु ने उसे अंदर के व्यक्ति की रक्षा करने का आदेश दिया था। ये सब काफी अजीब था कि बड़े मौर्य संत जी इस गाड़ी को इतनी आसानी से लक्षित कर पाए, क्योंकि ऋषिवर ने कई गाड़ियों को विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए भेजा था। इस अनुयायी ने अपने हाथ में कोड़ा कसकर पकड़ा और कहा, बड़े संत जी, ये आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के अनुयायी की गाड़ी है और इसमें कोई भी नहीं है। आपकी गाड़ी में तो कोई जरूर है। संत जी ने उदासीनता से कहा, लेकिन तेजी से आगे बोले, आपके वैगन में एक 5 फीट लंबा व्यक्ति नहीं है क्या?
जिसका वजन लगभग 72 किलो है। उन्होंने सारी संख्याओं की एक श्रृंखला में सूचना दी। वो अनुयायी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। बड़े मौर्य संत जी ने जिन संख्याओं की सूचना दी थी वो उस मोटे आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे और वो वसा से भरे हुए आदमी से मेल भी खाती थी। वसा के अलावा उन्होंने जो कहा वो वास्तव में बिल्कुल सही था। क्या बड़े संत जी ने अनुमान लगाया था या उन्होंने उसे अपनी आंखों से देख लिया था? क्या तुमने मुझसे इस बारे में झूठ बोलने की हिम्मत की है? हालांकि तुम्हारी 12 गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, फिर भी मैं पहचान सकता हूँ कि कितने लोग उन गाड़ियों में बैठे हैं। बड़े मौर्य संत जी ने उदासीनता के साथ एक बेचैनी भी महसूस की, क्योंकि वो जानते थे कि वो किसी भी तरह से उनसे इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए उस युवक ने चुपके से एक सांस ली और कहा, किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति को गाड़ी में नहीं बिठाया जा सकता। वो हमारे आकाशीय गुरु के मेहमान हैं। इसके अलावा आकाशीय गुरु ने मुझे इन्हें खुले स्वप्न मैदान में वापस ले जाने का आदेश दिया है। मैं अभी एक काम में व्यस्त हूँ, अलविदा। उसने चाबुक को जोर से मारा और पंखों वाला शेर ऊपर की ओर बढ़ गया। उस शेर की गति काफी तेज थी, लेकिन बड़े संत जी की गति उससे भी कई गुना ज्यादा तेज थी। कोई भी ये नहीं देख सका कि वो गाड़ी के अंदर कैसे चले गए, मगर जो सबने देखा वो था एक जोरदार नीला प्रकाश गाड़ी के सामने एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ देखा गया था। क्षमा करें, मुझे आज इसे दूर ले जाना है, बड़े संत जी की आवाज ने निर्धारित किया। उन्होंने जल्दी से उस अनुयायी को पीछे धकेल दिया जो उनके रास्ते को रोक रहा था और उन्होंने अपनी हथेली से खुली गाड़ी के दरवाजे पर प्रहार किया। फिर वो अनुयायी बोल पड़ा, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रुकिए। अनुयायी हैरान था और वो उन्हें रोकने के लिए अवचेतन रूप से गाड़ी के अंदर भाग गया।